नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यर्थी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान में एक विशेष अध्याय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। क्या तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे? विषय है जीव विज्ञान। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियोज़ अच्छे लगें तो उन्हें लाइक करिए तथा बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँचें और आप हमारे वीडियोस को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले पहला पॉइंट तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे महत्वपूर्ण पहला ही पॉइंट है, इसको आप लोग रट लें और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र कोशिका। इसके साथ एक और बात आपको यहीं पे एक पॉइंट बता देते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है इसमें कभी विभाजन नहीं होता है, यानी जो ये कोशिका है इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। जैसे कि कोशिकाओं जो कि अन्य कोशिकाएं होती हैं, चाहे कायिक कोशिकाएं हों या फिर अन्य कोशिकाएं हों, उनमें विभाजन होता है, लेकिन इसमें विभाजन नहीं होता है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है, तो आप टिक लगाएंगे तंत्रिका तंत्र की कोशिका विभाजित नहीं होती है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंतर्गत है ना, यहाँ पे अब तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे, क्या इसकी प्रोसेस, क्या प्रक्रिया के तात्पर्य तहत ये हमारे शरीर में कार्य करती है। ठीक, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली होती हैं। यानी संपूर्ण शरीर में अगर हम मनुष्य का कोई शरीर है तो उसमें एक ये तार के समान सारे शरीर में फैली हुई होती हैं। क्या तंत्रिका कोशिकाएं संपूर्ण शरीर में एक तार के समान फैली हुई होती हैं। फिर उसके पश्चात यह वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों, यानी वे अंग जो कि संवेदनशील हैं, जिनको जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर उनको जैसे किसी को ठंडी लगती है, कोई अंग ऐसा जो गर्मी महसूस करता है, या फिर कोई अंग ऐसे हैं जो कि ताप को महसूस करते हैं, तो ऐसे संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के, यानी जिस गति से विद्युत का जो आवेग है उस आवेग से द्रुति गति से, यानी बहुत तीव्र गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। यानी जो कार्य करते हैं संपूर्ण शरीर के अंग, उनके बीच समन्वय स्थापित करती है, यानी किसी प्रकार का जो गड़बड़ी नहीं होने देती है, तालमेल बिठाए रखती है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर में संपूर्ण अंगों के मध्य तालमेल को बिठाए रखती, कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होता है। मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक, ये कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में विभक्त होता है। कितने? 3 भागों में। सबसे पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, इसमें हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आज हम पढ़ेंगे। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह तंत्रिका तंत्र जो संपूर्ण शरीर व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। ठीक, इसके 2 भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड 2 भाग होते हैं। ठीक, हम सबसे आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हम पढ़ेंगे वो है मस्तिष्क। इस संपूर्ण वीडियो में हम मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम मेरुरज्जु के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसी मेरुरज्जु वाले टॉपिक में जो हमारे 2 पेरीफेरल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे मेरुरज्जु के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मस्तिष्क के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। ये रहा मस्तिष्क का टॉप पॉइंट। यहाँ से मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क शरीर के संपूर्ण भाग को नियंत्रित करता है। इसका दायां भाग शरीर के बाएं भाग को एवं इसका बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। इसके 3 भाग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके दाएं भाग, यानी इसका जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को एवं बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसके तो 3 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बायां और दाएं हमने बताया है। तो अगर हम मस्तिष्क को क्या करें कि हम ऊर्ध्वाधर डिवाइड कर दें। क्या? अगर मस्तिष्क, मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है, ठीक, मान लीजिए ये मस्तिष्क है, तो अगर हम इसको
ऊर्ध्वाधर डिवाइड कर दें, यानी ऐसे, अगर ऐसे डिवाइड कर दें तो एक तरफ ये भाग, एक तरफ ये भाग, यानी एक तरफ दायां एक तरफ बायां, तो जो ये भाग है हमारे तो इन भागों में ये जो आपका भाग है, जैसे कि ये मान लीजिए आपका बायां भाग है, तो ये क्या करेगा कि शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करेगा, ये जो दायां भाग है शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करेगा, अर्थात इस प्रकार से। वैसे सर इसके 3 भाग इस प्रकार से होते हैं। आइए हम आगे चित्र है उसमें देखेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अग्र मस्तिष्क, फिर उसके मध्य मस्तिष्क यानी पश्चिम मस्तिष्क, 3 होते हैं। सबसे पहले होता है आपका अग्र मस्तिष्क, फिर उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क, फिर उसके बाद होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, ये रहा मस्तिष्क का चित्र। इसमें एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी अग्र मस्तिष्क की, ठीक, अग्र मस्तिष्क का भाग है ये रहा आपका अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। फिर उसके बाद ये रहा आपका, सॉरी, ये रहा आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी ये पूरा भाग आपका, ये पूरा भाग पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद जो आपका मध्य का भाग है, ठीक, यहाँ पे आपके मध्य का भाग आता है, ये यहाँ पे ये मध्य का भाग है आपके यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से इसके मध्य 3 भाग होते हैं। फिर आप इसमें एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस, यानी ये मस्तिष्क का कौन सा भाग है, आप लोगों को हम चार्ट में दिखाते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले हम सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम हो गया, दूसरा भाग थैलमस हो गया, एक बार आप लोग यहाँ देख लेंगे, चित्र में देखने में आसानी रहेगी आपको। फिर इसके बाद हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक, फिर ये रहा इसके बाद, ये इसके बाद मध्य मस्तिष्क, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है उसको कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और इसके बाद पहला भाग होता है सेरिब्रम। तो इस प्रकार से ये जो आपका ये रहा सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलमस, ये किसके भाग है, अग्र मस्तिष्क के भाग है। फिर इसके बाद पॉन्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये तीनों किसके भाग हैं, ये तीनों पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मध्य मस्तिष्क आता है, हिंड जिसको आप, है ना, मध्य मस्तिष्क। तो एक एक के स्थान क्लियर कर लेते हैं। ये रहा आपका सेरिब्रम, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ये रहा आपका थैलमस। थैलमस कहाँ होता है, एकदम सेंटर में होता है। हाइपोथैलेमस उसके थोड़ा सा ऊपर होता है। फिर उसके पश्चात सेरिबेलम, ये रहा, इसको ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ये रहा पॉन्स, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और सीधा मेरू रज्जु के ऊपर ये रहा आपका कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। फिर ये वाली ये जो भाग है ये रहा आपका मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये इस प्रकार से मस्तिष्क के भाग होते हैं, है ना। ठीक, यहाँ पे जो आपका पॉन्स है, मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है और सेरिबेलम है, किसको किसको मिला के, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक, मस्तिष्क तना, यानी ब्रेन स्टेम किसको किसको मिला के बोला जाता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। इसके बाद मध्य मस्तिष्क, यानी मध्य मस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, इन चारों को मिला के हम बोल सकते हैं क्या, ब्रेन स्टेम, यानी मस्तिष्क का तना, मस्तिष्क तना। ठीक, यहाँ पे ये वाला भाग मेरू रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ठीक, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क, यानी इस वाले भाग को हम लोग देखेंगे। इस वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। अग्र मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है सेरिब्रम। ठीक, कौन है सबसे पहला, सेरिब्रम है। यह 2 घने हेमिस्फेयरों में, है ना, गोलार्धों में विभक्त होता है।
कैसे में, दो घने हेमिस्फीयर यानी गोलार्धों में विभक्त होता है। यह दोनों हेमिस्फीयर कॉर्पस कोलोजम द्रव्य, क्या, कार्पस कोलोजम या कोलोसम, कोलोसम द्रव्य, इसकी अगर हम इसको अंग्रेजी में कोलोजम में आपको CLOUSM, ठीक। अब इसको आप जो पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, कोलोजम वैसे बोल सकते हैं, कोलोसम बोल सकते हैं, जो भी पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कॉर्पस कोलोजम द्रव्य से आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी ये जो है इस प्रकार से कुछ रहते हैं, इस प्रकार से कुछ इनकी संरचना होती है सेरिब्रम की, और इसके बीच एक द्रव्य भरा होता है जिसको कार्पस कोलोजम बोलते हैं। इस द्रव्य के माध्यम से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसके कार्यों के बारे में देखते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं विकसित भाग है, यानी अब प्रश्न आएगा आपको कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो किसको कहेंगे आप लोग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, क्या, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यहीं पे एक बात आपको और बता दें, जब प्रश्न आ जाए कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप लगाएंगे अग्र मस्तिष्क। इसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम मस्तिष्क, तीसरे नंबर पे मध्य मस्तिष्क। तो पहले क्या आएगा, अग्र मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क, फिर आएगा आपका मध्य मस्तिष्क, यानी सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पश्चिम मस्तिष्क है, और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा मध्य मस्तिष्क है। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि मस्तिष्क के अंदर के भागों में, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा एवं सबसे विकसित भाग होता है। इसके कुछ कार्य हैं, यह बुद्धिमत्ता यानी IQ इंटेलिजेंस, मेमोरी यानी स्मृति, विश यानी इच्छा, पावर यानी शक्ति, और ऐच्छिक गतिविधियों, इसके अलावा ज्ञान एवं चिंतन का केंद्र होता है। क्या होता है ये, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों एवं ज्ञान एवं चिंतन, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान एवं चिंतन का केंद्र होता है, यानी ये संपूर्ण कार्य को करता है। यानी हमारी बुद्धिमत्ता से संबंधित हमें कोई चीज याद रखना है, हमारी जो इच्छा शक्ति को दृढ़ता या कमजोर जो भी होती है यहाँ से होती है। फिर हमारी इच्छा के अनुसार जो हम गतियाँ करते हैं, जो कार्य करते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान एवं चिंतन का ये केंद्र होता है, यानी इन सभी कार्यों को संपादित करता है। कौन करता है, आपका सेरिब्रम इस सभी कार्यों को करता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो भाग है इसका अग्र मस्तिष्क का, थैलमस। हमने जो यहाँ पे ये पढ़ा, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस और ये रहा थैलमस। तो हमने पहले क्या पढ़ा, सेरेब्रम पहला भाग पढ़ा, ये वाला भाग, फिर इसके बाद दूसरा हम पढ़ रहे हैं थैलमस, इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क का भाग, फिर है ना। तो थैलमस यह भूरे पदार्थ से बना अंडे जैसी संरचना का होता है, यानी ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है, अंडे के समान संरचना होती है, और ये ग्रे मैटर यानी भूरे पदार्थ से बना हुआ होता है। यह दर्द, ठंडा या ठंडी जो भी कहें, गर्म को पहचानने का कार्य करता है, यानी यह दर्द को, यानी हमारे शरीर में जब दर्द होता है तो हमें दर्द का अनुभव किसके द्वारा कराया जाता है, थैलेमस के द्वारा। जब हमें ठंड लगती है, ठंड का अनुभव हमें मस्तिष्क की कौन सा सूचना देता है, कौन सा भाग, थैलेमस देता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर में फिर तंत्रिका तंत्र के महीन धागों के द्वारा पहुंचता है। फिर उसके बाद गर्म, यानी हम कोई भी, अगर मान लीजिए कोई तवा गर्म है, उस पर हम हाथ रखते हैं, तो हमें कौन बताता है कि यह कौन, हमारे संपूर्ण शरीर को ये चेतावनी देता है, अवगत कराता है कि ये गर्म है, तो वो काम करता है थैलेमस। अगर मान लीजिए आपका थैलेमस कार्य करना बंद कर दे, आप किसी भी गर्म चीज पर हाथ रख दें और आपका हाथ जल जाए, चाहे कितना भी जल जाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका थैलेमस ठीक नहीं चल रहा है तो आपको ठंड नहीं लगेगी, अगर थैलेमस ठीक नहीं है तो आपको दर्द का भी अनुभव नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है, कहाँ होता है, थैलेमस के नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करना है, क्या, संवेगात्मक जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में उनको नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस इन संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद इसके और कार्य हैं, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, क्या होने वाले, स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। इसके अलावा भूख, प्यास, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध आदि का केंद्र होता है, क्या, आदि का केंद्र होता है, यानी हमें भूख किसके वजह से लगती है, हमारा जब हाइपोथैलेमस अच्छे से कार्य करता है तो भूख का हमें अनुभव होता है और हम खाना खाते हैं।
फिर उसके बाद प्यास हमको इसी के द्वारा लगती है। यही हमें क्या करता है कि इस बात का हमें अनुभव कराता है कि हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है और हम पानी पीते हैं। इसके बाद हमारे जो प्रेम है, किसी के प्रति जो प्रेम आता है वो कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। ये लोग गलत कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो दिल से है, या हमारा प्रेम में दिल टूट गया, या फिर किसी प्रकार की जो अन्य बातें लोग करते हैं वो बायोलॉजिकली यानी जीव विज्ञान के तहत गलत है। सिर्फ हम हाइपोथैलेमस से प्रेम, किसी के प्रति प्रेम आता है या किसी के प्रति प्रेम नहीं रहता है। फिर इसके बाद ईर्ष्या, जो हम किसी से ईर्ष्या करते हैं वो भी हमारे मस्तिष्क का जो भाग हाइपोथैलेमस है वो इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप इस व्यक्ति से ईर्ष्या करिए या ना करिए। फिर इसके बाद जो क्रोध है यानी गुस्सा है, हमें यही हाइपोथैलेमस के कारण गुस्सा या इसी के द्वारा हमें इस बात की अनुभूति कराई जाती है कि आपको गुस्सा आना चाहिए, आपको क्रोध आना चाहिए, आए। जब आप हाइपोथैलेमस पे अपने कंट्रोल रखते हैं तो आपको क्रोध कम आता है। ठीक, आदि का केंद्र होता है, यानी इन सभी कार्यों को संचालित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। फिर इसके पश्चात यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, साथ ही रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना आदि पर भी नियंत्रण रखता है। यानी मान लीजिए आपको अगर हाइपोथैलेमस में दिक्कत, हाइपोथैलेमस सही नहीं है तो आपका रक्तदाब जो है वो नियंत्रित नहीं रहेगा या फिर बढ़ता घटता रहेगा, यानी जो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं वो घटता बढ़ता रहेगा। इसके लिए जरूरी है आपके मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग ठीक से काम करे। इसके बाद उपापचय, जो जल की क्रिया है, उपापचय जल के उपापचय को नियंत्रित करता है, पसीना आदि को नियंत्रित करता है, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी कहानी जान लीजिए कि इसको मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहते हैं। देखिए, जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यानी पीयूष ग्रंथि होती है, वो आपको चित्र में दिखाते हैं। ये जो मस्तिष्क का आपका हाइपोथैलेमस वाला भाग है, हाइपोथैलेमस वाला भाग है, उसमें यहाँ पे स्थित होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। छोटी सी एक ग्रंथि होती है, क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि मस्तिष्क के यहाँ थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में स्थित होती है। ये हाइपोथैलेमस यहाँ पर अगर है, माने ये पूरा भाग है हाइपोथैलेमस का, तो अगर हाइपोथैलेमस को हम इतना ये मान लें और थैलेमस ये, तो यहाँ पे होती है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वैसे हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से इसके थैलेमस के नीचे ही स्थित होता है। ठीक, अगर आप इसको निशान को यहाँ ला सकते हैं और आप लोग अगर प्रश्न आए कहाँ स्थित होता है तो हाइपोथैलेमस का आप लोग लगाएंगे कि थैलेमस के नीचे स्थित होता है। तो कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड? यहाँ केंद्र में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है कि शरीर में जितनी भी अंतःस्त्रावी हो, बहिस्त्रावी हो, अंत हो बहिस्त्रावी दोनों हो, ऐसी ग्रंथियां, चाहे अग्नाशय हो, चाहे यकृत हो, चाहे आपकी थाइमस हो, इसके अतिरिक्त जो जितनी भी ग्रंथियां हैं सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपका पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक, क्या कौन करती है? पीयूष ग्रंथि सभी को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो जब पीयूष ग्रंथि सभी को नियंत्रित करने, सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। तो इसलिए, और पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी जो ग्रंथियों के हार्मोन निकलते हैं उनको नियंत्रित करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जब मास्टर ग्लैंड को कोई और नियंत्रित करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर। यानी मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आगे हम दूसरा पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? मध्य मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। हम चर्चा करेंगे अब दूसरे पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा भाग होता है। किसके किसके बीच? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, जिसे मेसेंस फ्लॉन, क्या मेसेंस फ्लॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसेंस फ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आइए एक बार चित्र में देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क कहाँ पे रहेगा। ये रहा आपका चित्र, और इसमें आपका जो ये आपका मध्य हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये यहाँ तक आपका मध्य मस्तिष्क है। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पश्चिम मस्तिष्क,
तो ये जो बीच का थोड़ा सा भाग बचता है यहाँ पे, ये बीच का जो भाग है यहाँ का, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, मध्य मस्तिष्क। ये भाग यहाँ से ये भाग, ये इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक, तो अब मध्य मस्तिष्क मुख्यतः 4 बॉडी से मिलकर, यानी 4 भाग या 4 बॉडी से मिलकर बना होता है। भाग तो नहीं बोल सकते हैं, बॉडी से मिलकर बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यह 4 बॉडी से मिलकर बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इसके ऊपर के 2 बॉडी को टेक्टम, इससे कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं मध्य मस्तिष्क के, सिर्फ आप लोग ये मस्तिष्क का भाग है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ऊपर के 2 भाग को, 2 बॉडी को बोलते हैं टेक्टम, एवं नीचे के 2 बॉडी को बोलते हैं टेगमेंटम। टेक्टम एंड टेगमेंटम, इनके दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। टेक्टम जो है वो देखने का कार्य करता है, क्या, देखने का कार्य करता है ना। इसके बाद टेगमेंटम जो होता है वो, टेक्टम देखने का कार्य करता है, टेगमेंटम सुनने का कार्य करता है। टेगमेंटम क्या करता है, सुनने का कार्य करता है। टेगमेंटम सुनने का कार्य करता है, देखने का नहीं। देखने का कार्य कौन करता है, टेक्टम। टेक्टम देखने का कार्य करता है, टेगमेंटम सुनने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद आगे हम अब पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे, पश्च मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। इसके 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम। हमने पहले एक चीज आप ध्यान दें कि जो आपका मस्तिष्क का ये चित्र है, तो ये रहा आपका सेरिब्रम, ठीक, और ये रहा आपका सेरिबेलम। ठीक, तो हम पश्च मस्तिष्क में पढ़ रहे हैं क्या, सेरिबेलम। अग्र मस्तिष्क में पढ़ा था सेरेब्रम। दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ठीक, तो इसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, एवं सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक, तो हम पहला भाग पढ़ेंगे सेरिबेलम। क्या पढ़ेंगे, सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम पढ़ा था हमने, जो कि सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, वह सेरिबेलम। ये जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में होता है, पश्च मस्तिष्क के निचले भाग में होता है। ये देखिए, ये रहा सेरिबेलम, ये यहाँ पे है हमारे मस्तिष्क में। हमारे जो मस्तिष्क है उसमें पीछे के भाग में होता है सेरिबेलम। ये यहाँ पे कहते हैं बहुत ही संवेदनशील होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव होता है। यहाँ पे अगर चोट लग जाए तो मानव मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। इसको आप लोग छोटे दिमाग के भी नाम से जानते हैं। ठीक, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इसका कार्टेक्स भाग यानी ऊपर का जो भाग है वह भूरे पदार्थ का बना होता है। कार्टेक्स भाग किसका बना होता है, ग्रे मैटर यानी भूरे पदार्थ का बना होता है। इसके मुख्य कार्य है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, यानी मानव के जो शरीर का संतुलन है उसको स्थापित करता है। जैसे कई बार क्या देखते हैं आप कि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वह, उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, वो हिलता झूलता है, इधर उधर चलता है, गिरता पड़ता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको खुद ही नहीं मालूम होता। तो ये किसके कारण होता है, जब शरीर का संतुलन यानी बैलेंस ठीक ठाक नहीं रहता है। तो जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होता है, मस्तिष्क का, तो वो होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिसके कारण शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। इसके बाद ये जो ऐच्छिक हमारी पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, 2 प्रकार की पेशी, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी जो है, और ऐच्छिक पेशी ऐसी पेशी होती है जो कि कार्य करने पर थकान महसूस होती है उसको, है ना। लेकिन अनैच्छिक पेशी जैसे कि जिसको महसूस नहीं होती, जैसे कि हमारी हृदय की पेशियां हैं, तो ये कैसी पेशी हैं, इनको अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक, लेकिन हमारे जो पैर की पेशियां हैं वो कैसी हैं, ऐच्छिक पेशियां हैं। तो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। ठीक, हमारी ऐच्छिक पेशियां संकुचित ना हो बार बार, इस पर कौन नियंत्रण रखता है, सेरिबेलम इन पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद आगे पोन्स। इसके बाद दूसरा है पोन्स। क्या है, पोन्स दूसरे नंबर पे हमारा भाग है पोन्स। एक बार इसको भी चित्र में देख लेते हैं, पोन्स कहाँ है, ये रहा। ये भाग है जो आपका ब्रेन स्टेम जो होता है वो पोन्स और मेडुला
ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और मध्य मस्तिष्क को मिलाकर बनता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का भाग होता है, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर का भाग होता है, इसको बोलते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉन्स। इसके नीचे ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हम पढ़ चुके हैं सेरिबेलम, अब पढ़ रहे हैं पॉन्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, पॉन्स। ये पोन्स को मेटाएन्सेफेलॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान देंगे, मेटाएन्सेफेलॉन। क्या कहा जाता है? मेटाएन्सेफेलॉन कहा जाता है। यह शरीर में श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है। रेस्पिरेटरी जो आपकी क्रियाएं होती हैं, श्वसन क्रिया होती है, उसको ये क्या करते हैं कि नियंत्रित करती है, यानी श्वसन की दर बढ़े ना, श्वसन की दर कभी बढ़ जाती ना बढ़े या कभी घटे ना। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी नहीं होनी चाहिए, इन सभी को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? पॉन्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पॉन्स के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा भाग जो है, हम उसके आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला भाग जो है, यानी मेरुरज्जु के ऊपर का भाग, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, यानी जस्ट आपका जो ब्रेन, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके जस्ट ऊपर का भाग, यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु आप लोग देखते हैं पीछे है, उसी थोड़ा सा ऊपर रहती है मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग। इसका मुख्य कार्य उपापचय, ठीक, मेटाबॉलिज्म, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, आहार नाल, ठीक, आहार नाल जो होती है ऑसोफेगस, इसके बाद की आहार नाल के क्रमानुकुंचन, है ना, आहार नाल के क्या क्रमानुकुंचन को हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण करना है। यह उल्टी का नियमन केंद्र है, यानी इसमें जो मुख्य कार्य है इसके उपापचय का है, रक्तदाब को नियंत्रित करना है, आहार नाल की क्रमानुकुंचन गति को नियंत्रित करना है एवं हृदय धड़कनों को नियंत्रित करना है। यह क्या करते हैं? उल्टी का नियमन केंद्र होते हैं। मानव को जब उल्टी होती है तो उसके लिए जो मानव को महसूस होता है, जो भी चीज़ें महसूस होती हैं कि उल्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को महसूस करवाता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या कौन महसूस करवाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा उस चीज़ को महसूस करवाता है। ठीक, यह उल्टी का नियमन केंद्र होता है। इसके बाद हमारा हम एक चीज़ देखेंगे, ब्रेन स्टेम। जैसे हम अभी बात कर रहे थे जो ब्रेन स्टेम के बारे में क्या क्या, तो हमारा ब्रेन स्टेम मध्य मस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना, मेडुला ऑब्लोंगेटा एवं सेरिबेलम से मिलकर बना होता है। चार चीज़ों से, मध्य मस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एवं सेरिबेलम से मिलकर बना होता है। ठीक, इसके बाद हम हृदय मस्तिष्क के कार्य जो हैं, हृदय शरीर में ब्लड प्रेशर, हृदय में जो है हृदय के ब्लड प्रेशर, हृदय दर एवं सांस लेने की प्रक्रिया। क्या हृदय में ब्लड प्रेशर, हृदय शरीर में ब्लड प्रेशर, हृदय दर, सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है तथा सभी अंगों को कंट्रोल करता है। कौन करता है ये कार्य? आपका मस्तिष्क यह कार्य करता है। कौन करता है? मस्तिष्क के द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। हृदय के ब्लड प्रेशर को, रक्तदाब को, हृदय की दर को, सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है, यानी कभी इनमें कमी और कम ज़्यादा नहीं होने पाता है। मस्तिष्क इनको संतुलित बनाए रखता है तथा सभी अंगों को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त अगर मस्तिष्क के कार्य आपको मान लीजिए कभी लिखना है या फिर नोट्स बनाना है, तो आप मस्तिष्क के कार्यों को, उन सभी कार्यों जितने अभी हमने अंग पढ़े हैं, चाहे सेरिब्रम पढ़ा हो, चाहे सेरिबेलम पढ़ा हो, मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा हो, पॉन्स पढ़ा हो, तो इन सभी के एक एक चीज़ों को अगर आप लेकर भी मस्तिष्क के कार्य लिखते हैं तो आपके पास काफ़ी 5-6 पॉइंट हो जाएंगे और आप लिख पाएंगे। तो वे सभी कार्य जो इसके अंग करते हैं वो इसी मस्तिष्क के ही कार्य होते हैं। इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क का भाग क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब आप आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? मेरुरज्जु पढ़ेंगे, मेरुरज्जु पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद पढ़ेंगे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी हमारा अगले वीडियो में ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसी का ही जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें हमने पहला मस्तिष्क पढ़ लिया है, दूसरा मेरुरज्जु पढ़ेंगे, इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप हम लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एवं अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।